नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा, जिसके संपादक स्वामी जगदीश्वरानंद जी हैं, और पुस्तक का प्रकाशन किया है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम विकासवाद के प्रकरण को द्वितीय खंड में आपको सुना रहे थे, जिसमें गत श्रव्य कणिका में भोजन से हड्डियों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, इस पर विचार करने के बाद अब आगे लेखक महोदय लिखते हैं, शरीर की दूसरी वस्तु नस नाड़ी आदि के हड्डी हो जाने की कल्पना भी युक्तिहीन है। बच्चों के मुंह में पहले दांत नहीं होते, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे निकलते हैं। कल्पना करो कि कोई नस नाड़ी दांत बन गई, किंतु थोड़े ही दिनों में वे सब दांत गिर जाते हैं, परंतु गिरते समय दांतों की जड़ों में लगी हुई कोई नस नाड़ी आज तक किसी को नहीं दिखी। ये गिरे हुए दांत कुछ दिन के बाद फिर निकलते हैं। यदि मान लें कि पहली नस नाड़ी चली गई, तो यह दूसरी कहां से आ गई? थोड़े दिन में वृद्धावस्था के आते ही ये दांत फिर गिर जाते हैं। उस समय में भी कोई नस नाड़ी नहीं निकलती। सैकड़ों आदमियों के दांत डॉक्टर निकाल डालते हैं, परंतु उनके साथ कोई दूसरी वस्तु नहीं निकलती। दांत तो कीलों की तरह अलग अलग गड़े हुए हैं। शरीर के किसी दूसरे अंग से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। दांतों की ही भांति शरीर के अंदर का सारा अस्थि पंजर बिल्कुल अलग बना हुआ है। उसका संबंध शरीर के किसी मांस, नस, नाड़ी और चमड़े आदि से कुछ भी नहीं है, अर्थात कोई पदार्थ उससे जुड़ा हुआ या मिला हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ अब फिर प्रश्न होता है कि ऐसी निराली वस्तु को अस्थि विहीन प्राणियों ने कैसे प्राप्त कर लिया? स्थूल और गोलमाल शब्दों में, अर्थात विकासवाद के विशेष शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अस्थि विहीन प्राणियों में हड्डियों को परिस्थिति ने उत्पन्न कर दिया। किंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि परिस्थिति भी हड्डी की बनाने वाली नहीं है। भाई और बहन एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढ़ते हैं, परंतु बहन के मुख पर दाढ़ी मूछ का नाम भी नहीं होता। हाथी और हथनी एक ही परिस्थिति में होते हैं, परंतु हथनी के मुंह में बड़े दांत नहीं होते। मोर और मयूरी, मुर्गा और मुर्गी दोनों एक ही परिस्थिति में होते हैं, परंतु मयूरी और मुर्गी के वे सुंदर पर और कलगी नहीं है जो मोर और मुर्गे के होती है। क्या एक ही स्थान में पैदा हुए स्त्री पुरुष की परिस्थिति में भी कोई ऐसा अंतर है कि दो में से एक को तो हड्डी बना सके और दूसरी हड्डी न बना सके? शास्त्रकार कहते हैं कि यदा नार्या उपेयाताम वृषस्यन्त्यौ कथंचन मुंचन्त्यौ शुक्रमन्योन्य मनस्थितस्तत्र जायते। ये सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 2 47 का वचन है। अर्थात जब दो स्त्रियां परस्पर मिथुन करके वीर्य छोड़ती हैं और वह वीर्य किसी के गर्भ में धारित हो जाता है, तब बिना हड्डी का लड़का पैदा होता है। फिर कहते हैं कि ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मैथुनमावहेत् आर्तवं वायुरादाय कुक्षौ गर्भं करोति हि मासी मासी विवर्धेत गर्भिण्या गर्भलक्षणम् कललम जायते तस्या वर्जितम पैतृकैर्गुणैः। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 2 श्लोक संख्या 48 एवं 49। अर्थात ऋतु स्नान की हुई स्त्री स्वप्न में मैथुन करती है और आर्तव वायु द्वारा खींचकर गर्भ में धारित होता है। वह गर्भ के लक्षणों से युक्त महीने महीने बढ़ता है और अंत में पिता के गुणों से रहित केवल मांस पिंड कलल उत्पन्न होता है। आगे पिता के गुणों को कहते हैं कि केश श्मश्रुश्च लोमानि नखा दंता स्थिरास्थता शिरास्थता दमन्यास्नायवः शुक्रमेतानि पितृजानि ही। सुश्रुत तुलना कीजिए शारीर स्थान 3:31। अर्थात केश, लोम, दाढ़ी, मूछ, नख, दंत, शिरा, धमनी, स्नायु और शुक्र ये पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं। इस कारण से स्त्री के दाढ़ी मूछ, मयूरी के पूंछ, मुर्गी के कलगी और हथनी के दांत नहीं होते। अब प्रश्न है कि क्यों पुरुष के ये कठिन पदार्थ होते हैं और क्यों स्त्री के नहीं होते?
साथ ही यह भी प्रश्न है कि एक कोष्ठधारी अमीबा में स्त्री कौन और पुरुष कौन है तथा किस प्रकार उनका वंश चलता है और आगे चलकर किस प्रकार, क्यों और कब नर और मादा दो भिन्न भिन्न वर्ग स्थिर होते हैं और फिर किस प्रकार आगे चलकर अस्थि विहीन प्राणी अस्थि युक्त होते हैं। विकासवाद के पास इनका यथार्थ उत्तर नहीं है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्थि आप ही आप उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः शरीर तुलना की दृष्टि से अस्थि विहीनों का और अस्थि युक्तों का कोई संबंध नहीं है। कहा जाता है कि एक कोष्ठ का अमीबा आगे चलकर दो कोष्ठ का हेड्रा बन गया, अर्थात विकासवाद के सिद्धांत अनुसार हमेशा कोष्ठ दुने परिमाण से 1 के 2, 2 से 4, 4 के 8 और 8 के 16 बढ़ते हैं। विकासवाद पृष्ठ संख्या 95 में लिखा है, आरंभ में अंडा केवल एक कोष्ठ वाला होता है और इस अवस्था से आगे अंडे की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 इस प्रकार कोष्ठों की संख्या बढ़ती जाती है। इस सिद्धांत से प्रत्येक उत्तर की योनियां आकार और वजन में एक से दुगनी और दुगनी से चौगुनी आदि होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। अमीबा प्रत्येक स्थान से अपने अंदर छेद कर लेता है, इससे वह एक कोष्ठ का भी प्रतीत नहीं होता। अगर एक कोष्ठ प्रत्येक स्थान से फटता है तो उसका चेतन रस यानी प्रोटोप्लाज्म बह जाना चाहिए, किंतु ऐसा भी नहीं होता। इस प्रकार अमीबा से लेकर जोड़ वालों तक और अस्थिहीनों से लेकर अस्थि वालों तक कोई शारीरिक तुलना दिखलाई नहीं पड़ती। हम अभी नहीं पूछना चाहते कि स्तनों का विज्ञान क्या है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से यह अवश्य पूछना चाहते हैं कि स्तनधारी नरों में घोड़े के स्तन क्यों नहीं होते। इसका कोई उत्तर नहीं। इस प्रकार हमने यहां तक देखा कि अमीबा के आकार प्रकार का ज्ञान अब तक वैज्ञानिकों को नहीं है। वे नहीं जानते कि वह एक कोष्ठ वाला है या अनेक कोष्ठ वाला। वे यह भी नहीं जानते कि कोष्ठ का क्या विज्ञान है और उनमें नर मादा का क्या सिद्धांत है। उनको बस इस बात का पता नहीं है कि हमेशा दुगुने कोष्ठों से उत्तर योनियों का होना किस प्रकार सिद्ध होता है। कृमियों के बाद जोड़ वालों और अस्थि वालों के बीच कोई प्राणी है या नहीं। विकासवादी यह भी नहीं जानते। अस्थि की उत्पत्ति विकास के द्वारा असंभव है। घोड़े के स्तनों का अभाव क्रमभंग करता है, अर्थात अमीबा से लेकर स्तनधारियों की शरीर तुलना में उपर्युक्त अनेकों दोष हैं, विघ्न हैं। अतः यह शास्त्र विकास का पोषक नहीं है। परिस्थिति से प्राणियों के अंगों का ह्रास और विकास बताया जाता है और कहा जाता है कि ओपोसम, डकबिल, पेंगुइन, मोर, व्हेल और शुतुरमुर्ग आदि के शरीरों में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि परिस्थिति के ही कारण उनके शरीरों में ह्रास अथवा विकास हुआ है। विकासवादी कहते हैं कि इन प्राणियों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार प्राणियों के शरीरों में फेरफार होता है। हम कहते हैं कि विकासवादियों ने कहां से किस प्रमाण के आधार से कल्पना कर ली कि उक्त प्राणियों के अंगों में परिस्थिति के कारण ह्रास विकास हुआ है। जिस प्राणी को परमेश्वर ने जिस प्रकार का पैदा किया है वह उसी प्रकार का है। क्या अधिकार है कि कोई यह कहे कि व्हेल के पैर दुर्बल हो गए, और क्या अधिकार है कि कोई यह कहे कि मोर और शुतुरमुर्ग के पर निर्बल हो गए हैं। व्हेल के पैर जब पानी में तैरने का बराबर काम दे रहे हैं, तब उनके लिए यह कल्पना करना कि वह पहले स्थलचारी था और अब पानी में रहने से उसके पैर दुर्बल हो गए हैं, सर्वथा गलत है। कैसे जाना गया कि वह पहले स्थलचारी थी और उसके पैर सुदृढ़ थे। इस प्रकार मोर और शुतुरमुर्ग हैं, वे डील डौल में बड़े हैं। इनको पक्षियों से डर नहीं है। चरिंदों से बचने के लिए उनके पास पर हैं ही। ऐसी दशा में यह कहना कि उनके पर परिस्थिति के कारण कमजोर हो गए निरी कल्पना मात्र है।
आज भी जब मोर को कुत्ता पकड़कर नोच डालता है, तब कैसे अनुमान कर लिया गया कि उसका कोई शत्रु नहीं रहा और उड़ने का काम न पड़ने से उसके पर कमजोर हो गए। भला पर जैसी चीज को कभी कोई निकम्मे होने देगा। पक्षियों से स्तनधारियों की उत्पत्ति कही जाती है, परंतु तनिक सोचो तो सही कि जिस उड़ने की अधूरी विमान विद्या से मनुष्य कृतार्थ हो रहे हैं, उसको ईश्वर से पाकर भी पक्षीगण क्या यों ही खो देते। क्या इस समय पक्षियों का कोई शत्रु नहीं है? यदि अब भी शत्रु विद्यमान है तो उन्होंने किस आशा पर अपने पर बर्बाद करके पशुओं का स्वरूप धारण किया। हम तो कहते हैं कि इस प्रकार की कल्पना ही निर्मूल है। हम पहले ही कह आए हैं कि परिस्थिति से अंग लुप्त नहीं होते और न ही नए अंग स्फुटित होते हैं। अंगों का होना यदि परिस्थिति पर होता तो हथनी के भी बड़े दांत होते, क्योंकि हाथी और हथनी दोनों की परिस्थिति समान है। इसलिए परिस्थिति के कारण शरीरों में ह्रास और विकास का होना सिद्ध नहीं होता। शरीर तो परमेश्वर की ओर से सुख दुख भोगने के लिए मिलता है। प्रत्येक प्राणी अपनी योनि में पैदा होकर अमुक वर्षों तक उस शरीर के सारे सुख दुख भोगता है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।